ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक बात को आपने समझना है। या तो क्या लिखा है पहली लाइन में आपने, मूव्स और टेंड्स टू मूव्स, या तो बॉडी चल। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो चलता है, सुने ध्यान से, अपने पेपर में आप इसको पाएंगे। क्या लिखा हुआ है वर्ड, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सुने ध्यान से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ। सुने ध्यान से, आवाज नहीं करें बेटा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और ये जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कल जो काम करा था वो कंपटीशन ओरिएंटेड था। पहले मैंने नीट के सवाल लगवाए, फिर मेंस के, और उसके बाद किसके, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करे। आज जो ये पोर्शन कर रहे हैं वो पहले किससे रिलेटेड है, आपके स्कूल से रिलेटेड है, सीबीएसई ओरिएंटेड है। इस पे थोड़ा सा ध्यान जो है ना वो आपने देना है। सुने ध्यान से, सीबीएसई में 3 नंबर के लिए सवाल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे बेटा। चलो अब जो काम है वो आपने क्या करना है, सुने ध्यान से। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में काम जो है ना वो आपने करना है। क्या मतलब है इस बात का कि जो न्यूटन साहब का सेकंड लॉ है, न्यूटन साहब के कितने लॉ हैं, 3 में जो सेकंड लॉ है वो रियल लॉ है। इसका मतलब पहला और तीसरा नकली है नहीं। इसका मतलब यह है कि जो सेकंड लॉ है उसका इस्तेमाल करके आप पहला लॉ भी बना सकते हैं, उसी का इस्तेमाल करके आप कौन सा भी लॉ बना सकते हैं, थर्ड लॉ बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि काम जो है वो आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, और वो स्टेटमेंट क्या कह रही है आपको कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन, कि जो सेकंड लॉ है वो रियल लॉ है। मतलब कि सेकंड का इस्तेमाल करके आप कौन सा भी बना सकते हैं, पहला, और सेकंड का इस्तेमाल करके आप कौन सा भी बना सकते हैं, थर्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपसे पूछी जाती है, जो मैं करवा रहा हूं ये 3 नंबर के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फर्स्ट एंड थर्ड लॉ, जो पहला लॉ है और कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ आर कंटेन्ड इन, फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ आर कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। कि पहला और तीसरा जो लॉ है सर, पहला और तीसरा जो लॉ है सर वो सेकंड लॉ के अंदर ही आता है। मतलब कि इस बात का छोटा सा मतलब बस ये है, ठीक है, कि सेकंड लॉ रियल लॉ है, मतलब कि हम पहले को प्रूव कर देंगे किसकी हेल्प लेके, सेकंड को। हम सेकंड की हेल्प लेके किसको भी प्रूव कर देंगे, थर्ड को भी। मतलब कि सेकंड का इस्तेमाल करके हम किस में जा सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड का इस्तेमाल करके हम किस में जा सकते हैं, थर्ड में। इस वजह से एक स्टेटमेंट जो है वो दे दी गई है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन, कि सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं तो मैं पहले प्रूव कर रहा हूं, 2 पार्ट जो है हम लेके चलेंगे। पहला जो पार्ट है वो क्या होगा कि फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ, कि फर्स्ट लॉ जो है वो कंटेन्ड है, किसके अंदर कंटेन्ड है, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ, कि पहला जो लॉ है फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ, कि सेकंड का इस्तेमाल करके हम बता देंगे, किसके बारे में बता देंगे, फर्स्ट लॉ के बारे में। ठीक है, तो इस्तेमाल जो है वो किसको करेंगे, सेकंड को, और सेकंड की हेल्प से जो प्रूव कर देंगे वो किसको प्रूव कर देंगे, फर्स्ट लॉ को। सेकंड की हेल्प से जो हम प्रूव करेंगे वो किसको प्रूव करेंगे, फर्स्ट लॉ को। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। सुने ध्यान से कि चीजें जो है वो आपके पास कुछ कैसे बन रही होंगी, गौर करें कि अगर मैं सेकंड लॉ का इस्तेमाल करता हूं, सेकंड लॉ आपको 9th क्लास से पता है ये चीजें, यूजिंग सेकंड लॉ, कि अगर मैं न्यूटन साहब का सेकंड लॉ इस्तेमाल करता हूं तो सेकंड लॉ जो है सर वो हमें क्या कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है, सुने ध्यान से, एक्सटर्नल फोर्स बराबर है, और एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ये बात हमें पता है कि सर एक्सटर्नल फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन के, ये बात जो है सर वो हम जानते हैं। ठीक है, पता है इस बात का। अब सेकंड लॉ ने कहा था इसको, इफ एक कंडीशन ले ली कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो 0 इज इक्वल टू किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कि आपने जो है सेकंड लॉ ने आपको जो पढ़ाया है, सेकंड लॉ ने क्या कहा है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, या एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो जहां एक्सटर्नल फोर्स लिखा है वहां क्या लिख दिया, 0। अब 2 नंबर की मल्टीप्लाई रक्षित क्या है, 0, या तो उनमें से पहला नंबर 0 या फिर दूसरा नंबर 0। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, इस बात का छोटा सा मतलब है आइदर मास इज इक्वल टू 0, या तो मास की वैल्यू 0 है और
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। दोनों में से एक काम जो है वो किसके बराबर रहेगा? 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 है तो उसमें से एक 0 के बराबर होगा। यस सर, दोनों भी 0 हो सकते हैं। दो 0 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है भाई, 0 का स्क्वायर 0 होता है सर। हाँ ठीक है, किसका 0 का स्क्वायर 0 ही होगा भाई, 1 थोड़ी होता है। नहीं, 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड है, 0 इंटू 0 नॉट डिफाइंड थोड़ी है। हाँ जी हाँ जी, सही कनेक्ट कर पा रहे हो आप। चले हम आगे बढ़े, ठीक है जी सर। चलो, 2 नंबर की मल्टीप्लाई जो है वो क्या है? 0 है। 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 है तो या तो पहला नंबर 0 है या फिर दूसरा नंबर 0 है। ठीक है, एक बार मेरा भाई अनुराग उतार रहा है, उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। उतार तू, पहले तू उतार ले, मानेगा नहीं तू, है ना। काम जो वो क्या करना है, 2 नंबर है, मैंने बताया है आपको, मैं पहले समझा लूं उसके बाद आप उतार लेना, कोई बात थोड़ी है। इतनी भारी कॉपी बना तो ली तूने उतार उतार के, ठीक है, समझने पे ध्यान दे। 2 नंबरों की मल्टीप्लाई 0 है, या तो उनमें से पहला नंबर 0 या फिर क्या होगा, दूसरा नंबर 0। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका मास तो 0 होगा नहीं। ये मार्कर ही मैंने ले लिया तो इसका कुछ ना कुछ मास तो रहेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट लिया है तो उसके पास क्या होगा, मास होगा। तो या तो मास 0 होगा, बट मास तो क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके पास मास तो हो गई। इसका मतलब क्या रह गया कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है, 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है कि जितनी वेलोसिटी पहले थी उतनी वेलोसिटी क्या रहेगी, बाद में रहे। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब कि जो स्पीड है या ये जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे पड़ा है तो वो किस पे ही रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। और वेलोसिटी सेम होने का मतलब क्या हो सकता है कि बॉडी जो है वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में। और यही जो चीजें हैं सर वो हमारी किसने बताई थी, फर्स्ट लॉ ने। ठीक है बेटा, एक बार आप बोल लो ना, फिर बहुत देर होगी बोलते बोलते। समझो चीजों पे गौर करो कि काम जो वो क्या करना है, या फिर मैं 2 मिनट रुक जाता हूं अगर ज्यादा जरूरी बात है तो। ठीक है, काम जो हमने क्या करना है, कंसेप्ट जो है वो हमें क्या पता है, सेकंड लॉ का मैंने इस्तेमाल करा और मैं चला कहां गया हूं, फर्स्ट लॉ में। ठीक है, कि कंसेप्ट जो है सर वो हमें क्या पता है, चीजें जो है वो आपने क्या करनी है कि एक्सटर्नल जो फोर्स है वो किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। कि एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मैंने कितना मान लिया, 0 के बराबर मान लिया। कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, तो इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 या फिर दूसरा नंबर 0। पहले नंबर में क्या लिखा हुआ है, मास। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब मास तो उसका 0 होगा नहीं। इसका मतलब क्या 0 हो गया है, उसकी एक्सेलरेशन जो है ना वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी को चेंज करना। अब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। बॉडी रेस्ट पे पड़ी है तो किस पे पड़ी रहेगी, रेस्ट पे। और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी में चलती रहेगी। ये किसने बताया, पहले लॉ ने, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बॉडी एट रेस्ट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, और बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू दैट। समझ आ गई ये बात आपको। आपने शुरू तो किसका इस्तेमाल तो किसका करा, सेकंड लॉ का, और लास्ट में आप जो है इसको क्या प्रूव कर चुके हो, ये जो लॉ है ये कौन सा है, फर्स्ट लॉ है। समझ आइए बात। तो आपने क्या कहा है कि सेकंड लॉ का यूज करके हम किसको प्राप्त कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ को। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड का इस्तेमाल करके किस में चले जाएंगे, थर्ड में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड लॉ जो है वो क्या बन गया, रियल लॉ। कि सेकंड की हेल्प लेंगे फर्स्ट में चले जाएंगे, सेकंड की हेल्प लेंगे थर्ड में चले जाएंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूं, आप उतार लोगे, फिर मैं थर्ड वाला करवा दूंगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन क्या आएगा 3 नंबर में, कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। कमेंट, इस बात पे कमेंट करिए या इस बात को प्रूव करके दिखाइए कि सेकंड लॉ रियल लॉ है। सेकंड लॉ रियल लॉ होने का मतलब क्या है कि पहला और तीसरा किसके अंदर ही है, सेकंड के अंदर ही है। ठीक है, तो काम जब हमने क्या कर लिया कि फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड, कि फर्स्ट जो है वो किसके अंदर कंटेन्ड है, सेकंड के अंदर कंटेन्ड है। अब बात का मतलब क्या हो जाएगा सर, कि सेकंड का इस्तेमाल करा। सेकंड लॉ क्या कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक कंडीशन मान ली कि अगर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0, तो एक्सटर्नल फोर्स की जगह 0, 2 नंबर की मल्टीप्लाई क्या दे रखी है, 0। या तो पहला 0 या फिर दूसरा 0। ऑब्जेक्ट अगर है तो पहला तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि मास तो 0 नहीं होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 होने का छोटा सा मतलब कि जितनी स्पीड पहले थी उतनी स्पीड बाद में रहेगी। पहले स्पीड 0 थी तो बाद में भी कितनी रहेगी, 0। 80 थी तो कितनी रहेगी, 80 रहेगी। तो अगर मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट पे है तो किस पे पड़ी रहेगी, रेस्ट पे। और बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी में चलती रहेगी, जो कि क्या है आपका पहला लॉ है। कि अगर बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। उतारो इतने कंसेप्ट को, फिर आगे बढ़ेंगे।
करें जल्दी, कोई भी बात है नहीं समझ में आ रही है तो उसको पूछ। इसके अंदर फिर आगे लिख लें, इसके बाद जो है वो क्या लिखें, वेलोसिटी सेम रही, इट मीन्स इसके बाद लिख लें इट मीन्स इफ एक्सटर्नल फोर्स, इट मीन्स इफ एक्सटर्नल फोर्स acting on a body, it means external force acting on a body, if external force acting on a body is zero, if external force acting on a body is zero, it will try to remain, if external force acting on a body is zero, it will try to remain in its state of rest, it will try to remain in a state of rest or of uniform motion, state of rest or of uniform motion, or of uniform motion, which is first law. फर्स्ट लॉ मतलब कि हम सेकंड को लेके चले थे और हमने किसको बना दिया है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ जो है ना वो आपने यहाँ से बना दिया। समझ आ गई ये बातें, कोई दिक्कत है सर इतने काम में? नहीं है जी। अब अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, हमने जो अगली स्टेटमेंट है उसके अंदर जो काम करना है, गौर करेंगे बेटा कि चीजें जो हमने क्या करना है। सेकेंडली जो हमने प्रूव करना है कि थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन, थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, कि अब हम इस्तेमाल किसको करेंगे, सेकेंड लॉ का, और प्रूव जो है वो किसको कर देंगे, थर्ड लॉ को। सुनो ध्यान से, ठीक है, कि हमने काम जो क्या करना है, थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ, सेकंड का यूज करो किसको, प्रूव कर दो थर्ड को। तो काम जो वो हमने क्या मान लिया, समझेंगे ध्यान से। ये चीजें जो है वो शायद आपने जो है वो, कुछ बच्चे लेट आए थे उन्होंने नहीं पढ़ी थी, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों आपस में जो है वो क्या कर गए, भिड़ गए हैं। ठीक है, भिड़े हैं तो काम जो है सर क्या मान लिया कि मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नंबर 2, और जब ये एक दूसरे को टकराएंगे तो 1 वाला किस पे फोर्स लगाएगा, 2 पे, और 2 वाला किस पे लगाएगा, 1 पे। ये बात जो है ना वो हमें पता है। एक्शन और रिएक्शन का पेयर जो है वो हमने लेके चलना है। तो काम जो है वो आपको क्या पता है, ये फोर्स किस पे लगा है, 2 पे, और किसकी वजह से लगा है, 1 पे, क्योंकि मैंने बताया था ओडी से याद करते हैं हम। किससे याद करते हैं, फोर्स ऑन 2 और ड्यू टू किसकी वजह से, 1 की वजह से। ऐसे ही ये फोर्स किस पे लगा है, 1 पे लगा है, किसकी वजह से लगा है, 2 की वजह से। तो ये क्या लिखा गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ओ डी से जो है ना वो हम इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस तरीके से काम जो है वो हमने कर लिया कि दो ऑब्जेक्ट थे, एक फर्स्ट था एक सेकंड था, दोनों की आपस में क्या हो गई है, टक्कर हो गया, कोलिजन हुआ। तो 1 वाले ने फोर्स किस पे लगाया, 2 पे, और 2 वाले ने किस पे लगा दिया, 1 पे। ये बातें हमें पता है। अब इस्तेमाल तो किसका करना है सर, सेकंड वाले लॉ का। तो अगर मैं कहता हूं तो हमें क्या पता है, यूजिंग सेकंड लॉ। जब हमने सेकंड लॉ पढ़ा था, यूजिंग सेकंड लॉ, सेकंड लॉ का जब मैंने इस्तेमाल शुरू करा तो हमें क्या पता था सर कि फोर्स का फॉर्मूला होता है, और फोर्स का फॉर्मूला है dp डिवाइडेड बाई dt। ये दो चीज ही तो हमने पढ़ी थी, सेकंड लॉ की दो स्टेटमेंट थी। मतलब कि पहले हम क्या लेके चले थे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, f किसके बराबर होता है, dp बाई dt के, और इसी को ही आगे बढ़ाया था तो क्या बन गया था कि फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दो स्टेटमेंट थी। पहले वाली स्टेटमेंट जो है वो इसका इस्तेमाल करा तो फर्स्ट को प्रूव कर दिया। ये जो ये कौन सी स्टेटमेंट है, सेकंड वाली। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है, dp डिवाइडेड बाई dt। बॉडी पे फोर्स कितना लगेगा, जितना उसका मोमेंटम जो है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर मैं लिखता हूं, समझे ध्यान से, हो गया है काम खत्म, बिल्कुल बेसिक सा काम है कि पहले पे फोर्स लगाया किसने, दूसरे ने। तो पहले पे फोर्स लगा तो किसका मोमेंटम चेंज होगा, पहले वाले का। ये इक्वेशन जो है वो आपने क्या कह दी, फर्स्ट। दूसरे पे फोर्स लगेगा तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, दूसरे का, और दूसरे का मोमेंटम चेंज है तो dp2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, dt। और इस इक्वेशन को आपने जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया, सेकंड। कि फोर्स का फॉर्मूला है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है dp डिवाइडेड बाई dt। तो पहले का मोमेंटम चेंज हुआ तो पहले पे फोर्स लगा, दूसरे का मोमेंटम चेंज हुआ तो दूसरे पे फोर्स लगा। समझ आ गई ये बात। अब अगर मैं काम करता हूं, अगली जो चीज है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा काम है, इसमें 3 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने क्या कर दिया, पहली इक्वेशन में दूसरे वाली को ऐड कर दिया कि फर्स्ट प्लस सेकंड गिव्स, पहले वाली में दूसरी को अगर मैं ऐड करता हूं तो चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी कि फोर्स का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, फोर्स का फॉर्मूला है dp डिवाइडेड बाई dt। तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स, या फोर्स लगेगा तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज। तो पहले वाली बॉडी का मोमेंटम चेंज तो पहली पे फोर्स,
दूसरी का मोमेंटम चेंज तो दूसरी का फोर्स, दोनों को ऐड कर दो तो लेफ्ट में किसको ऐड कर दिया, लेफ्ट को, राइट में किसको ऐड कर देंगे, राइट को। तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, F12 प्लस कितना, F21, F12 प्लस F21, लेफ्ट वाले में लेफ्ट को जोड़ दिया तो राइट वाले में किसको जोड़ रहा हूं, राइट को। तो d बाई डी टी ऑफ किसका, P1 हो जाएगा, और फिर अगर आगे बात करूंगा तो d बाई डी टी किसका हो जाएगा, P2 का हो जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ दिया और राइट में राइट को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये पहले वाले के फोर्स थे, पहले का मोमेंटम चेंज, दूसरे का फोर्स था, दूसरे का मोमेंटम चेंज, ऐड कर दिया। इस तरीके से काम जो है वो हमने बना लिया। अब अगली जो चीजें हैं सर वो क्या हो जाएंगी, हो गया अप्रूव, बस 1 मिनट का काम है कि ये क्या हो गया, F12 प्लस कितना है, F21। इन दोनों को इकट्ठा अगर करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ किसका, P1 प्लस P2। इस तरीके से काम है। और P1 और P2 के बारे में अगर आयुष बात करें तो ये टोटल मोमेंटम है, 1 का और 2 का मोमेंटम दोनों का ऐड कर दिया तो क्या हो गया, टोटल मोमेंटम। और टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, सेम। और अगर कोई चीज कांस्टेंट है, इस बात को समझेंगे, ये टोटल मोमेंटम है और टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, सेम। सेम का मतलब क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि वर्ड जो है वो आपको क्या पढ़ रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, सेम। और मोमेंटम सेम रहेगा तो सर उसका डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। d बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2, ये जो डेरिवेटिव है सर वो किसके बराबर हो गया, 0। इस बात को अब अगर मैं लिखूं तो ये कितना है, F12 प्लस F21, और ये जो सम है सर वो किसके बराबर है, 0। ये प्लस में वैल्यू है, उस तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, कि F12 बराबर है किसके, माइनस ऑफ F21 के। ये काम जो है ना वो हमने कर दिया। ये क्या है सर, एक्शन, इक्वल है, अपोजिट है किसके, रिएक्शन के। यूज तो किसको करा था, सेकंड लॉ को, और लास्ट में कंक्लूजन किसका निकाल दिया, थर्ड लॉ का। तो थर्ड लॉ जो है वो भी आ सकता है, किसके हेल्प से आ सकता है, सेकंड। तो सेकंड जो है वो रियल है क्योंकि उसका यूज करके किस में भी चलेंगे, फर्स्ट में, और उसी का इस्तेमाल करके किस में भी आगे, थर्ड में। दोबारा देख लो कि कंसेप्ट जो है वो क्या है कि सर वी नो दैट, हमें क्या पता है सर, हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला है, और फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर है, डीपी बाई डी। तो पहली बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ तो पहली पे फोर्स लगा, दूसरी बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ तो दूसरी पे फोर्स लगा, ठीक है। दोनों के लेफ्ट को जोड़ दिया, दोनों के राइट को जोड़ दिया। d बाई डी टी वाला फॉर्मूला जो है वो लगाया तो P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 क्या है, टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, सेम। और अगर कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव कितना, 0। तो ये वैल्यू प्लस में उस तरफ जाके क्या होगी, माइनस में। ये क्या है, एक्शन, इक्वल एंड अपोजिट ऑफ रिएक्शन, विच इज योर थर्ड लॉ। लिया तो क्या था, सेकंड, प्रूव कौन कर दिया, थर्ड। तो थर्ड लॉ जो है वो भी कंटेंट है, किसके अंदर कंटेंट है, सेकंड के अंदर। उतार लो इस बात को, फिर आगे चलेंगे, करते हुए चलें, शाबाश। सुने ध्यान से, ये काम जो है वो आपने कर लिया। अब जो बात है सर वो हमने क्या करनी है, इसके बाद जो है ये हमारा एक पोर्शन जो है वो खत्म होता है लॉज ऑफ मोशन का। दूसरा जो पोर्शन है सर उसका नाम है फ्रिक्शन, और अब जो है वो हमने फ्रिक्शन स्टार्ट करना है। सुने ध्यान से, आप ये मान के चलें कि आपका काम जो है वो यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में काम जो है वो हमने पढ़ना है, जानते भी हैं फ्रिक्शन को सारे के सारे, कि काम जो है सर वो क्या करना है कि फ्रिक्शन पिक्चर में कब आता है। बात नंबर 1 कि एक सरफेस है, इसके ऊपर क्या रख दिया, दूसरा सरफेस। दोनों सरफेस जो है वो आपस में किस में है, क्लोज कॉन्टेक्ट में है। एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस जो है वो रखा गया है। क्या इस टाइम पे कभी फ्रिक्शन होगा इन दोनों के बीच में, नहीं। फ्रिक्शन कब होगा, जब ये इसके ऊपर रखा गया है। अगली बात, क्या इस टाइम पे कोई फ्रिक्शन है, नहीं है सर। जब एक सरफेस दूसरे के ऊपर क्या करता है, मूव करेगा, रिलेटिवली मूव करता है, तो जाके क्या आता है, फ्रिक्शन आता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बात करता हूं व्हेन टू बॉडीज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, बॉडी कितनी, 2, दोनों का आपस में कॉन्टेक्ट कैसा है, क्लोज कॉन्टेक्ट है, मूव्स रिलेटिवली टू ईच अदर। जब एक बॉडी दूसरे पे क्या करती है, मैं इस पे स्टैंड पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं अभी नहीं चल रहा हूं, तो क्या इस टाइम पे फ्रिक्शन है, नहीं है सर। फ्रिक्शन कितना है, 0 है, ठीक है। जब मैं इस पे चलने की कोशिश करूंगा उस टाइम पे क्या आएगा, पिक्चर में फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। अगली जो बात है वो आपने क्या करनी है कि फ्रिक्शन जो है वो कब आता है। बात नंबर 1, जब दोनों बॉडी आपस में किस में, क्लोज कॉन्टेक्ट में है, और एक बॉडी जो है वो दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है, तो एक अपोजिंग फोर्स आता है जो आपके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। लगेगा कहां, उनके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। पुनीत भाई बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं मैं कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है। ये हमारे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर जो है सर ये क्या है, एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ना इसके ऊपर रखा हुआ है। आप क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है।
ये वाला जो है इसको अगर मैं कहूं तो ये क्या है, सरफेस नंबर 1 है, ये जो है ये क्या है, सरफेस नंबर 2 है। आपने इस पे एक फोर्स लगा दिया और वो फोर्स लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। बात नंबर 1 कि दोनों सरफेस क्लोज कांटेक्ट में हैं। बात नंबर 2, ये वाला इसके ऊपर क्या करना चाह रहा है, मूव करना चाह रहा है, ठीक है। तो अपोजिंग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा यहां पे, जो भी इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसी पे ही जो है इसके जस्ट अपोजिट एक फोर्स आएगा, जिसको नाम जो है वो क्या दिया जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स नाम दिया जाता है। मैं पहले चीजों के बारे में बता रहा हूं आपको। बात नंबर 1, इस टाइम पे क्या कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, नहीं। दोनों को क्या होना पड़ेगा, क्लोज कांटेक्ट में आना पड़ेगा। इस टाइम पे फ्रिक्शन है, नहीं है। जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, अभी जो अगर एसी के ऊपर हेलमेट रखा हुआ है, ठीक है, क्या इनके बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, नहीं है। कब आएगा, जब आप हेलमेट पे फोर्स लगाना शुरू करोगे। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये किसकी डायरेक्शन है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है। सुने भाई ध्यान से, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो उसके जस्ट अपोजिट जो है पिक्चर में एक फोर्स आएगा जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो फ्रिक्शन की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका काम आपको अपोज करना है। जहां भी आपने फोर्स आगे लगाया तो ये कहां जा रहा है, पीछे। आप फोर्स को पीछे की तरफ लगा देंगे तो ये कहां चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। क्या मतलब है बात का, इस तरीके से एक सरफेस मेरे पास था, इसके ऊपर जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने रख लिया इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट जो है मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब मैंने इस पे जो फोर्स लगाया है, फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स है। तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल टू दिस, कहां लग रहा होगा, पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो ये मेरा फोर्स था जो मैंने लगाया है, और ये कौन सा फोर्स आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब कि इसका काम जो है, ये कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स मैंने लिख दिया, और इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स है। समझ आई ये चीजें आपको कि सर काम जो है वो हमने करना क्या है। बात नंबर 1, दोनों बॉडीज क्लोज कांटेक्ट में हो। बात नंबर 2, रिलेटिव मोशन हो, और जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगेगा उसी के पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। अगली बात जो हम यहां पे समझ पा रहे हैं वो क्या, कि फ्रिक्शन की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। फ्रिक्शन की खुद की डायरेक्शन नहीं है, इसका काम आपके काम को अपोज करना है। आप आगे जा रहे हो, ये कहां लगाएगा, पीछे। आप पीछे आना शुरू करके ये कहां लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। कैसे, टेंजेंट लगेगा या पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसके जस्ट कहां लग रहा है, पैरेलल डायरेक्शन में, इस तरफ जो है वो ये लगने लग रहा है। समझ आ गई यहां तक की बातें। हेडिंग डालो, फ्रिक्शन लिखना शुरू करो उसके अंदर, ठीक है। एक काम जो है वो आप लिखना शुरू करेंगे, फ्रिक्शन हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर लिखें व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स। हेडिंग डाल चुके फ्रिक्शन, उसके अंदर लिखें व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स, और लिख ले भाई, हेडिंग डालें फ्रिक्शन और उसके अंदर लिखें व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव। व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स और टेंड्स, TENDS, टेंड्स टू मूव। या तो वो चल रही है या चलने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। इस टाइम पे हेलमेट रखा है, कोशिश भी नहीं है ना चल रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 0। मैं इस पे हल्का फुल्का फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में आ जाएगा। उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए क्या पता है, व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ, over the surface of another body, over the surface of another body, a force comes into, over the surface of another body a force come into play which acts parallel to the surface, play, 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 एक फोर्स पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। A force come into play which acts parallel to surface of contact, which acts parallel to surface of contact and opposes the, and surface of contact and opposes the motion, and opposes the motion, and opposes the motion. This force is known as frictional force, and opposes the motion, motion को क्या करता है, अपोज करता है, and opposes the motion. This force is known as frictional force. हर एक बात को आपने समझना है। या तो क्या लिखा है पहली लाइन में आपने, मूव्स और टेंड्स टू मूव्स, या तो बॉडी चल रही है या चलने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, ठीक है। बाहर जो है आपका व्हीकल जो आराम से खड़ा है इस टाइम पे, क्या वो चल रहा है, नहीं।
क्या वो चलने की कोशिश कर रहा है? नहीं। तो दोनों जो केस है वो नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि केस क्या है कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? मूव। आप एक भारी अलमारी को धक्का दे रहे हो, क्या वो मूव कर रहा है? नहीं। लेकिन मूव करने की आप क्या कर रहे हो? कोशिश। उस टाइम पे क्या आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। ठीक है, अगली जो बात है वो क्या कर रखी है? एक बॉडी दूसरे के ऊपर जब मूव करती है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पे दोनों सरफेस क्या है? कॉन्टेक्ट में है, पैरेलल डायरेक्शन में, अपोजिट सेंस में क्या आता है? एक फोर्स आता है जिसको क्या नाम दिया जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स नाम दिया जाता है। ये दोनों डायग्राम बना लो, फिर आगे बढ़ेंगे। करें जल्दी, शाबाश, निपटाएं काम को। कोई बच्चा ऐसा है जिसको चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं, वो पूछेगा। करें बेटा, करें जल्दी, शाबाश। पहले बेसिक स्टडी कर लेंगे, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ रहे होंगे। करो बेटा, करो जल्दी, शाबाश। अब काम जो है वो हमने क्या करना है? ये हो चुका है इतना काम। अब जो चीजें करनी है, यस सर, अब पता है मुझे काम जो वो क्या करना है सर। सुने ध्यान से, अगली जो बातें हैं सर वो हमने क्या करनी है। अब जो चीजें हैं गौर करें कि सर ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं कि फ्रिक्शन का ओरिजिन जो है वो क्या है, उस पर गौर करेंगे कि फ्रिक्शन की वजह जो है सर वो क्या है। सुने ध्यान से, इस बात को करके फिर एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है ना वो डिस्कस कर रहे होंगे। फ्रिक्शन की वजह क्या है, तो इसकी वजह जो है वो क्या बताई गई, समझे ध्यान से, कि जो सरफेस दिखने में स्मूथ दिखाई देते हैं एक्चुअल में वो स्मूथ होते नहीं हैं। जब उनको आप नैनो या माइक्रो लेवल पे चेक करते हैं तो उन सरफेसेस में क्या मिलती हैं? इरेगुलरिटीज। क्या लगती हैं? कोई भी सरफेस अगर देखा जाएगा बहुत मतलब कि माइक्रो लेवल पे या नैनो लेवल पे, तो वो सरफेस दिखने में तो कैसा लग रहा है? स्मूथ लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर क्या है? इरेगुलरिटीज हैं। ठीक है, दोनों सरफेस होंगे, दोनों सरफेसेस पे क्या होंगी सर? इरेगुलरिटीज होंगी। और अगर इरेगुलरिटीज होंगी, ये जो है ये क्या है? सरफेस नंबर 1, और ये किसका हो गया? सरफेस नंबर 2 का। बात जो है वो कैसे है? जो सरफेस दिखने में स्मूथ दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो स्मूथ नहीं है। उस सरफेस पे जो है वो वर्ड जो है वो क्या है? उस सरफेस पे क्या है? इरेगुलरिटीज है। तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है? सरफेस और सरफेस पे क्या है? इरेगुलरिटीज है। समझे ध्यान से, ये दो सरफेस थे और इन दोनों सरफेसेस पे क्या है? इरेगुलरिटीज हैं। और ये इरेगुलरिटीज आपस में क्या हो जाती हैं? इंटरलॉक हो जाती हैं। ठीक है, इरेगुलरिटीज जो है वो क्या हो जाती हैं? इंटरलॉक। और जब ये इंटरलॉक हो जाएंगी तो इनको तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए। तो जो ये इंटरलॉक होके जो फोर्स हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं वो किस वजह से लगाने पड़े? उसी फोर्स को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया? फ्रिक्शनल फोर्स। दोबारा देखोगे ध्यान से समझो, सरफेस दिखने में तो कैसा है? स्मूथ, लेकिन एक्चुअल में स्मूथ नहीं है। दूसरे वाला भी कैसा नहीं है? स्मूथ नहीं है। दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे गए तो कहीं सरफेसेस में क्या होंगी? इंटरलॉकिंग हो जाएगी। इंटरलॉकिंग होने का मतलब क्या है कि दो इरेगुलरिटीज आपस में, एक जो है उसका क्या था? क्रस्ट, दूसरे का ट्रफ, आपस में क्या हुए? पैक हो गए। अब वो अगर आपने क्या करने, मूव करवाने हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और वही एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो किसके तौर पे दिए जाते हैं? फ्रिक्शन के तौर पे। समझ आ गई बात? बस बात को ऐसे ही लिख लो, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। इस बात को इसी तरीके से लिख लो। एक सरफेस, इंग्लिश की जरूरत नहीं है क्योंकि कभी पूछा नहीं जाएगा कि व्हाट इज ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। ये तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में थ्योरी की जरूरत है, इस वजह से बता रहा हूं, अदरवाइज कोई कारण इसका नहीं है। उतार लो इस काम को, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंटरलॉक हो जाती हैं, या आप जो है क्या कहेंगे कि यहां पे मोलिक्यूलर बॉन्ड्स बन जाते हैं। इंटरलॉक साथ में वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? मोलिक्यूलर बॉन्ड्स बन जाते हैं, और इनको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। समझ आ गई सर? मोलिकुलर बॉन्ड कैसे बनते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सर। बात को ऐसे समझेंगे कि अगर मैं बात करता हूं, समझे बेटा, एक अच्छी बात जो है वो पूछी गई है, गौर करें एक बार, शांत हो जाएं। ये मेरा हाथ है, दूसरा वाला हाथ मैंने ऐसे रख लिया। बाहर से जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये हाथ पूरा का पूरा इसके ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में अगर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करूं तो हल्का सा पोर्शन यहां पे कॉन्टेक्ट में था और हल्का सा पोर्शन ये कॉन्टेक्ट में था। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस हाथ के ऊपर ये दूसरा हाथ मैंने रख दिया, बाहर से तू देख रहा है, तुझे क्या महसूस हो रहा है
कि ये दोनों जो है इतना एरिया जो है इनका आपस में किस में है, कॉन्टेक्ट में है। लेकिन जब आप बात करते हैं तो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, कम है। ठीक है, तो इसे पूरा दबा के और इस तरीके से करने की कोशिश करेगा तो ऐसे नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से गाड़ी के टायर को जब आपने रोड पे रख रखा है तो बाहर से क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा एरिया कॉन्टेक्ट में, लेकिन अगर मैं बात करूं तो बहुत माइनर सा एरिया आपस में किस में रहता है, कॉन्टेक्ट में। जो दिख रहा है उसके कंपैरिजन में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, कम है। उसी एक पर्टिकुलर जगह पर क्या बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जिस भी जगह पे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, कम एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है, वहां पे क्या होगा, लोकलाइज्ड प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकल प्रेशर। मतलब उस जगह का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो टायर के हैं वो ग्राउंड के साथ क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या बन गया वहां पे, बॉन्ड। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आपने जो वर्ड समझना है वो क्या, कि एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एरिया सीन फ्रॉम द आउटसाइड। जो बाहर से देख रहे हो और जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो क्या है, कम है। और जो भी एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट अगर कम होगा, ये बातें आपने 9th में भी पढ़ी है, एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। प्रेशर उस लोकल पोर्शन का क्या हो गया, ज्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं उस जगह पे। और बॉन्ड अगर कभी भी तोड़ने हैं, बॉन्ड तोड़ने हैं तो क्या लगाने पड़ेंगे, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। समझ आ गई ये बात। वही जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं वो किसके तौर पे, फ्रिक्शन के तौर पे लगाए जाते हैं। समझ आई ये बात। अब जो काम करना है सर, एक बड़ा बेहतरीन काम है जिसको मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ और अगली क्लास में भी, क्योंकि ये चीज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। कि मैंने क्या मान लिया, एक ये मेरे पास सरफेस है, समझना बात को ध्यान से। आप जो हैं वो जानते हैं फोर्सेस हैं दो प्रकार के। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला जो फोर्स है सर उसका नाम है बैलेंस फोर्स, और दूसरे जो फोर्स हैं सर वो कैसे हैं, अनबैलेंस फोर्स हैं। एक जो है वो कैसे हैं, बैलेंस्ड फोर्स हैं, और एक जो है सर वो कैसे हैं, अनबैलेंस फोर्स हैं। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है सर, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि दोनों तरफ से फोर्स क्या लग रहा है, बराबर। इस तरफ 50 न्यूटन तो इस तरफ भी कितना, 50 न्यूटन। इक्वल और कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो मैं जहां खड़ा हूं वहां रहूंगा। ये 50 है और ये कितना है, 60। मैं कहां चला जाऊंगा, 60 की तरफ चला जाऊंगा। समझ आ गई। बैलेंस का मतलब समझ आ गया, ये 50 तो ये भी कितना, 50। अनबैलेंस का मतलब ये 50 तो ये कितना, 60। बराबर हैं, बैलेंस्ड हैं, बराबर नहीं है तो कैसे हैं, अनबैलेंस्ड हैं। समझ आइए ये बात आपको। तो मैंने क्या मान लिया, ये सिचुएशन जो है वो हमने कंसीडर कर ली, और बात को समझना है आपने ध्यान से। अगर आप समझ गए तो तुम राजा हो। कि सर ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड पे आपने एक भारी अलमारी जो है वो रख रखी है। ठीक है, मान लो ये इसी लगा लेते हैं। ठीक है, आपने जाके इस पे हल्का सा फोर्स लगाया। मान लो इसको मूव करने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और वो मिनिमम रिक्वायरमेंट मान ली मैंने 10 न्यूटन की। कि ये जो हमारा एसी रखा हुआ है इसको अगर बाहर निकालना है तो सर इस पे मिनिमम फोर्स कितने का लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। 10 न्यूटन से पहले ये नहीं हिलेगा। समझ आ गई ये बात आपको। तो मैं गया और मैंने इस पे फोर्स लगा दिया। कितने का फोर्स लगा दिया, कहने का मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स। मान लो मैंने इस पे फोर्स लगाया 1 न्यूटन का। कितने का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन पे। इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, 10 न्यूटन के। ये यहां से हिल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसका जो है वो क्या अवेलेबल है, फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने जाके इस पे हल्का सा धक्का मारा, क्या ये मूव करा, नहीं मूव करा। आपको क्या पता है, मैंने जो फोर्स लगाया इस तरफ मैं जो लगा रहा हूं वो मेरे यहाँ है अप्लाइड फोर्स। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसका नाम क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। कोई बच्चा बताएगा फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। इस तरफ मेरा भाई कह रहा है कि इस तरफ जो फोर्स लगेगा सर वो लगेगा 10 न्यूटन का। सही है। क्या ये फोर्स कैसे हैं, बैलेंस है, अनबैलेंस है, अनबैलेंस है। तो बॉडी कहां भाग जानी चाहिए, 10 की तरफ जानी चाहिए। क्या ये इसी भाग जाता है, जहां मैं फोर्स लगाऊंगा मेरी तरफ आ जाता है। सिंपल सी बात समझने लायक है। तो सर ये जो फोर्स है वो कितने का नहीं लगेगा, 10 का नहीं लगेगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स भी कितने का ही लगेगा, 1 न्यूटन का ही लगेगा। समझ आइए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सही है। अगली जो बात है सर वो अलग अलग केसेस हैं जिनको आपने समझने की कोशिश करनी है। थोड़ा बुद्धिमत्ता का प्रयोग जो है ना वो आपने लेना है। मैं अलग अलग कुछ केसेस जो है वो ले रहा हूं, ये 4 केसेस ले लेता हूं, और अगर आप ये समझ के जा रहे हो तो आपका आना वसूल हो गया बेटा। ये जो है वही एसी है। अब मैंने इस पे फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का। कितने का लगा दिया सर, 5 का। तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है सर वो कितने का आएगा, 5 का आएगा। समझ आ गई ये बात आपको। हिल तो ये अब भी नहीं रहा, क्योंकि ये हिलेगा कब, जब मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी आ जाएगी, 10 की। भाई कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, मान लो आप जो है अपनी गाड़ी को ही धक्का देने लग गए, तुमने जाके उस पर हाथ लगा दिया, ऐसे हाथ लगाया तो फोर्स तो लगा। अब जितना फोर्स आपने लगा, अगर बॉडी मूव नहीं करी है, बॉडी क्या नहीं कर रही है, मूव, तो जितना तुमने लगाया उतना ही क्या लग गया, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग गया। समझ आ गई ये बात कि काम जो है सर वो हमें क्या पता है, इस तरीके से चीजें जो है वो हम जानते हैं। इसी तरीके से अगला जो काम है सर, समझेंगे ध्यान से, कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट वही है, और इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में तुमने लगा दिया 10 न्यूटन का, तो सर अपोजिंग फोर्स जो आएगा वो भी कितने का आएगा,
10 न्यूटन का आएगा। अब जो है वो आपने इस पे फोर्स लगा दिया 15 न्यूटन का, अपोजिंग कितने का आएगा? 10 का। शाबाश, ये बच्चे इंटेलिजेंट है। ठीक है, अपोजिंग वाले का कितने का आएगा? 10 का। दोबारा देखो, ध्यान से समझो कि आपको इसको मूव कराने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की है? 10 की। बात का छोटा सा मतलब क्या है, जब तक 10 नहीं दोगे तब तक तो ये हिलेगा नहीं। हिलेगा नहीं, इस बात का मतलब क्या है कि सर ये किसके अंडर में है? बैलेंस फोर्सेस के। बैलेंस का मतलब जितना लेफ्ट उतना ही कहां लगेगा? राइट। समझ आइए बात। इसको चलने के लिए रिक्वायरमेंट कितने की? 10 की। मैंने कितने का लगाया? 1 का। क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। तो अगर मैंने 1 का लगाया तो अपोजिंग डायरेक्शन में भी कितने का ही लगेगा? 1 का ही लगेगा। समझ आइए बात, तभी तो नहीं चलेगा। अगर 10 का लगता तो भाग जाता इस तरफ। फिर मैंने 5 लगाया, क्या अब ये पूरी हो रही है? नहीं हो रही। 5 का लगाया तो बाहर से भी अपोजिंग जो आएगा वो कितने का आएगा? 5 का। क्योंकि बैलेंस फोर्सेस लगेंगे तो ही बॉडी मूव नहीं करेगी। बेटा अगर यहां पे चक्षु 10 का लगा दूंगा तो क्या फिर तो मूव कर जाएगी, ये भाग जाएगी ना उस तरफ। ऐसे ही 10 का लगाया तो ये भी कितने का लगेगा? 10 का। अब मैंने 15 का लगाया, उसको रिक्वायरमेंट कितने की थी? 10 की। अब मैंने 15 लगा दिया तो अब ये क्या करने लग जाएगा? मूव करेगा। तो मैंने जो लगाया वो कितना? 15 है। अपोजिंग जो है वो मैक्सिमम कितने का है? 10 का है। समझ आइए रक्षित क्या समझाया? ठीक है, तो आपको क्या पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स, जब मैं इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, ये एसी आराम से रखा हुआ है ऐसे, मैंने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, तो क्या इस टाइम पे फ्रिक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इस पे मैंने नहीं लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना है? 0। क्योंकि अगर इस पे रखे रखे फ्रिक्शन 10 न्यूटन का ऐसे लगता तो बॉडी भाग ही जाती, कोई बॉडी रुकती ही ना। आइए बात समझ में मैं क्या कर रहा हूं। तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है, बॉडी को रिक्वायरमेंट कितने की है? 10 की। ये 10 समझ में आ रहा है? ये 10 का मतलब क्या है? क्योंकि कोई भी चीज है उसको मूव कराने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। कोई भारी अलमारी है, 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए तब वो मूव करेगी। तुम जाके उस पर ऐसे खड़े हो गए, फोर्स तो लगा ही रहे हो। ठीक है, अगर वो 100 न्यूटन का फ्रिक्शन ले ले तो तुम मारे फेंक के दूर। समझ पा रहे हो आप बात को? लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब दोनों फोर्स कैसे हैं? आपस में बैलेंस है। ठीक है, आपने 5 का लगाया तो वो भी कैसा है? बैलेंस। क्योंकि ये बॉडी हिलेगी ही कब? जब आप मिनिमम कितने की रिक्वायरमेंट दे दोगे? 10 की। तो ये 10 लगाया तो ये भी कितने का हो गया? 10। आपने 10 से ज्यादा लगाया तो फ्रिक्शन कितने का रह जाएगा? 10 का रह जाएगा। अब ये जो केसेस हैं, हाँ बेटा पूछ, मैं बताऊंगा। तो ये जो केस है ये किसका है? रेस्ट का। बॉडी इसमें भी किस पे ही रहेगी? रेस्ट पे। इसको कहा जाता है वर्ज ऑफ मोशन। क्या कहा जाता है? वर्ज ऑफ मोशन का क्या मतलब है? अगर इससे हल्का सा ऊपर लगते ही बॉडी अब क्या करेगी? मूव करेगी। और इसमें जो बॉडी है वो क्या करने लगी है? मूव करने लगी। और बॉडी अगर रेस्ट पे होती है इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट, रुका हुआ। इसको बोलते हैं काइनेटिक। काइनेटिक किसको कहा जाता है? इस वाली वैल्यू को क्या कहा जाता है? काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब है मोशन, और इसको बोला जाता है लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब वर्ज ऑफ मोशन। तो ये जो रेस्ट वाली कंडीशन है ये क्या कहलाती है? स्टैटिक की कंडीशन है। स्टैटिक का मतलब बॉडी किस पे है? रेस्ट पे। ये किसकी कंडीशन है? लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब कि इस टाइम पे बॉडी किस में है? वर्ज ऑफ मोशन में है। और यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये कंडीशन किसकी है? काइनेटिक की। इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बस समझाया है। कल भी मैं काम यहीं से ही शुरू करूंगा। ठीक है, कर लेंगे इस काम को।